सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। और मैं पार्थ श्रीवास्तव आज आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके बोर्ड्स के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जेई और सीयूईटी में भी है और नीट में भी शायद ये है ही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने आपको 5 बहुत ही बढ़िया चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कुछ अच्छे एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज एग्जैक्टली सब करा दिए हैं। तो और आप प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, लेकिन उनको मैं आगे फ्यूचर में कवर अप कर दूंगा। फिलहाल अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ हम यहाँ पर बढ़ चुके हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज पी ब्लॉक के ग्रुप 15 एलिमेंट्स के कुछ अच्छे एमसीक्यूज आज मैं आपको कराऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए अब हम चलते हैं अपने वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मेटेलिक बिहेवियर, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि ग्रुप 15 का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ पर मेटेलिक बिहेवियर शो करेगा, मेटेलिक बिहेवियर ये शो करेगा। तो याद रखिएगा कि आपके जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो आपके यहाँ पर होते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स आपके कौन कौन से होते हैं। इसमें आता है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। और एक और जो कंपाउंड आपका आता है वो होता है आपका यहाँ पर मॉस्कोवियम। ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक होता है, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। यानी कि रेडियो एक्टिविटी जब होती है उसके थ्रू मॉस्कोवियम जो रहता है वो आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसमें जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं ये आपके बेसिकली नॉन मेटल्स होते हैं। ये मेटेलिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं, ये आपके नॉन मेटल्स नहीं होते, ये बल्कि गैसेस होते हैं, नॉन मेटल्स या गैसेस। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी साइज जो रहती है वो बहुत ही छोटी रहती है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। मेन रीजन इसके ये हैं और भी रीजन इसके होते हैं। अगले जो हैं वो है आपका आर्सेनिक और एंटीमनी। ये आपके जो होते हैं ये आपके मेटालॉइड्स होते हैं, मेटालॉइड्स। अब मेटालॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे तरीके के कंपाउंड्स या मेटल्स, ऐसे तरीके कंपाउंड्स या मटेरियल्स जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक बिहेवियर दोनों शो कर सकें, जो ना तो पूरी तरीके से मेटल होते हैं ना ही पूरी तरीके से नॉन मेटल होते हैं, उनके बीच के पार्ट होते हैं, उन्हीं को हम मेटलॉइड यहाँ पर कहते हैं। ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। और जो आपका एक लौता बिस्मुथ होता है यही सिर्फ आपका मेटल यहाँ पर होता है जो मेटेलिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि इसकी साइज जो रहती है वो काफ़ी बड़ी होती है और मेटेलिक बिहेवियर काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जिबिट करता है। तो अब अगर ऑप्शंस के हिसाब से हम जाएं यहाँ पर, तो नाइट्रोजन आपका यहाँ पर नॉन मेटल हो जाएगा, फास्फोरस भी आपका नॉन ही मेटल हो जाएगा, तो नहीं होना है। एंटीमनी आपका यहाँ पे मेटलॉइड हो जाएगा, मेटल पूरी तरीके से नहीं होगा। लेकिन डी जो बिस्मुथ है वो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यही एक ऐसा कंपाउंड है जो मेटेलिक बिहेवियर शो करता है, पूरी तरीके से मेटल होता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स में। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि सारे ग्रुप्स को मिलाकर आपको पूछ दे कि मेटेलिक बिहेवियर कौन शो करता है कौन नहीं करता है। तो मैं आपको सारे तरीके के क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, आप टेंशन उसकी मत लीजिए। फिलहाल हम इस वीडियो में हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स को कवर अप कर रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि द मॉलिक्यूल हैविंग 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स इज, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो यहाँ पर इस कंपाउंड के पास 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो अब एक सिग्मा और पाई बॉन्ड को हम लोग कैसे पहचानते हैं। जब भी एक सिंगल बॉन्ड 2 कंपाउंड के बीच में लगा हो, जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन बना दिया, तो यहाँ पर अगर एक बॉन्ड हो तो एक बॉन्ड का मतलब होता है कि ये सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड हो तो वो सिग्मा होता है। अगर यहीं पे डबल हो जाए तो एक ये पाई बॉन्ड हो जाएगा। और अगर आपने इसके साथ एक और बना यानी ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम आपने अभी तक पढ़ा है जिसको हम देख सकते हैं, वो होता है आपका यहाँ पर पाई बॉन्ड। तो 1 सिग्मा 2 पाई, यानी कि एक बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा हो जाएगा, डबल बॉन्ड हुआ तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो 1 सिग्मा हो जाएगा और 2 पाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप पहचानते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप बड़े बड़े कंपाउंड्स पे भी आपको ये पूछता है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है अभी तो हमें बताना है ऐसा कौन सा कंपाउंड है। तो अगर आप ऑप्शंस में ध्यान से देखेंगे तो बिस्मुथ में तो कभी आपका होगा नहीं, ना आपका फास्फोरस P4 में भी कभी नहीं बनता है,
और Sb4 जो रहता है इसमें भी आपका किसी तरीके का मतलब यहाँ पे डबल 2 पाई बॉन्ड तो देखने को नहीं मिलते हैं, ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, वो है आपका बी वाला जो हो सकता है, वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपका यहाँ पर सही होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो रहता है उनके बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही बनता है। N2 जो रहता है उसके बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही हमेशा देखने को मिलता है किसी भी तरीके से, जब यहाँ पर किसी भी तरीके कोई एक्शन करवाए तब भी। तो ये देखिए, ये हो गया आपका यहाँ पर सिग्मा, ये हो गया यहाँ पर आपका पाई, और ये भी हो गया आपका यहाँ पर पाई। तो ये पाई बॉन्ड हो गया, ये भी पाई बॉन्ड हो गया, और ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका एक सिग्मा है और ये टोटल मिला के यहाँ पे 2 पाई है, यानी कि 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स N2 में आपका होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर, यानी कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको क्या देखने को मिलते हैं, जो मतलब ग्रुप 15 के हर एलिमेंट के साथ वो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, ग्रुप 15 के साथ जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं आपके -3, +3 एंड +5 का। ये 3 तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको ग्रुप 15 में देखने को मिलते हैं, -3, +3 एंड +5। और इसके कई सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि आप कंपाउंड में देख लीजिए, जैसे कि आपका N2O5 होता है और आपका AS2S3 होता है, और आपका Bi के साथ भी यहाँ पर आपको +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स एंड मैनी मोर यहाँ पर आपके हो जाते हैं, मैनी मोर आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन में क्या दिया है, -3 +3 एंड +5। लीजिए भैया, पहले ही ऑप्शन में आपको यहाँ पे सही दे दिया है। तो -3 +3 एंड +5 आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर ग्रुप 15 एलिमेंट्स। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा प्योर N2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, यानी कि हमें बताना है कि प्योर नाइट्रोजन हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन किस ऐसे कंपाउंड का करें कि हमें प्योर नाइट्रोजन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो याद रखिएगा कि 2 ही तरीके के ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम थर्मली डिकम्पोज करके एकदम प्योर फॉर्म, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन कर सकते हैं। और वो जो दोनों कंपाउंड आपके होते हैं उसमें एक होता है आपका बेरियम अजाइड और एक होता है आपका सोडियम अजाइड। बेरियम अजाइड एंड सोडियम अजाइड, यही 2 कंपाउंड ऐसे आपके होते हैं जिसको आप थर्मली डिकम्पोज अगर करेंगे और तब जाके आपको एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन होके मिलेगा। एकदम प्योरेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म नाइट्रोजन का यहीं से मिलता है, जिसको यूज़ किया जाता है काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए। तो बेरियम अजाइड और सोडियम अजाइड के थ्रू ही आपको प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन होके मिलता है थर्मल डिकम्पोजिशन इनका करने पे। याद रखिए, साथ में नहीं, अलग अलग, इसके थ्रू अलग से, इसके थ्रू भी अलग से, लिख लीजिए, अलग से, लेकिन दोनों के थ्रू आपको मिल जाएगा। ऑप्शंस में देख लीजिए, NH4NO2, ना भैया, इससे तो ये कोई कंपाउंड ही ऐसा बनता नहीं है जिसके थ्रू हम प्योरेस्ट नाइट्रोजन ऑब्टेन कर सकते हैं। होता ऐसा कंपाउंड जो आपके लिए होता है वो होता है कि ये, इससे भी लेकर आपको प्योरेस्ट फॉर्म तो नहीं मिलना है, प्योर फॉर्म तो नहीं मिलेगा। बी और सी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका सोडियम अजाइड दिया हुआ है, सोडियम अजाइड, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है बेरियम अजाइड। ये अगर आप देखेंगे तो बी और सी दोनों ही आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के थ्रू ही हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मिल जाता है थर्मली डिकम्पोजिशन करने पर। और अगर 2 ऑप्शंस भी सही हो जाएंगे तो आप दोनों में से दोनों को ही टिक लगाइएगा या एक को जरूर टिक लगाइएगा सही वाले में, क्योंकि छोड़ कर आएंगे तो नंबर तो नहीं मिलेगा, वो तो आपका चला ही जाएगा। तो याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सही मिलते हैं तो आप ज़रूर जितने सही ऑप्शन सब पे टिक कीजिए। जेईई एडवांस में यही तो होता है, वहाँ पे एक ऑप्शन जल्दी सही नहीं मिलते हैं, वहाँ पे मोर देन 2 ऑप्शंस वहाँ पे करेक्ट मिलते हैं, आपको वहाँ पे टिक करना पड़ता है, समझिए। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस में ऐसा देखने को मिलता है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। मीन्स जो जेईई मेंस होते हैं, नीट, सीयूईटी और जितने भी अदर एग्जाम,
एक ही ऑप्शन सही होता है। लेकिन अगर आपको दो ऑप्शन सही मिल रहे हैं तो मेरी मानिए दोनों को ही आप सही टिक कर दीजिए या एक को तो जरूर कर दीजिए, ताकि आपको नंबर आपका लॉस ना हो, नंबर आपके पॉजिटिव में जाए। तो क्योंकि यहाँ पे बी और सी दोनों सही हो गया है तो इस क्वेश्चन के दोनों ही आंसर यहाँ पे सही हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक आपका जेईई मेंस 2018 वगैरह का शायद ये क्वेश्चन है। जेईई मेंस 2018 में शायद ये सवाल पूछा गया था। आई थिंक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन था, या आई थिंक यही क्वेश्चन था, वो मेरे को इतना आइडिया नहीं, लेकिन जेईई मेंस का ही ये सवाल है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर देखेंगे तो एक रिएक्शन आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है, ये आपकी कुछ रिएक्शन है और हमें बताना है इस रिएक्शन में, यहाँ पर आई थिंक जिससे लिखा है क्वेश्चन मार्क बनाना भूलिएगा, हमें बताना है कि यहाँ पर ऐसे क्या क्या कंडीशंस लगते हैं जिसके थ्रू हम इस कंपाउंड को ऑब्टेन करते हैं। ये कंपाउंड जब आपका और कुछ नहीं बल्कि आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन का मीन्स ये जो रिएक्शन आपकी लिखी हुई है, ये रिएक्शन आप में से आई थिंक बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन आपके आई थिंक ये सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है। लेकिन न्यू NCERT में इसके सरफेस केमिस्ट्री नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं, तो बहुत लोगों को इस रिएक्शन का नाम नहीं पता होगा। और पी ब्लॉक भी आपका तो न्यू NCERT में तो नहीं है, ओल्ड NCERT में ही आपका है। तो आपको बताया तो ये जो नेम रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसका नाम जो है, या हम कह सकते हैं प्रोसेस है ये, इसे हम कहते हैं ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस या तरीका है जिसके थ्रू हम अमोनिया को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाकर नाइट्रिक ऑक्साइड को यहाँ पर फॉर्म करते हैं। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है नाइट्रिक ऑक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग अमोनिया को जो हवा होती है उसके दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों को एक दूसरे के रिएक्शन में लाते हैं और तब जाके हमें नाइट्रिक ऑक्साइड वहाँ पर मिल जाता है। और उसके बाद ये जो प्रोसेस पूरा होता है इसको हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस यहाँ पर कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि हमें कंडीशंस क्या क्या देने हैं, तो याद रखिएगा कंडीशंस जो आपके होते हैं, यहाँ पे आपका 500 केल्विन का टेम्परेचर रहता है। पहली बात तो टेम्परेचर 500 केल्विन का, समझ रहे हैं, 500 केल्विन का टेम्परेचर, साथ में आपका 9 बार का प्रेशर रहता है। 9 बार का प्रेशर, 9 बार का प्रेशर मतलब इतना प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। और आखिरी जो होता है वो आपका एक यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज़ होता है, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, उसको फास्ट करते हैं। तो जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ होता है वो होता है आपका प्लैटिनम कैटलिस्ट, प्लैटिनम कैटलिस्ट। और साथ में एक और आपका होता है वो होता है आपका रोडियम गेज। रोडियम गेज मतलब कि ये दोनों चीज़ आपके यूज़ होते हैं जो इस रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, उन्हें फास्ट करते हैं। और आपका टेम्परेचर आप इतना देते हैं और इतना प्रेशर लगाते हैं, तब जाके आपका अमोनिया ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का यहाँ पर प्रेजेंस देखने को मिलता है। तो आप ऑप्शंस में देख लीजिए जहाँ आपको दिख रहा है। पहले में देखेंगे ए ऑप्शन में तो प्लैटिनम रोडियम गैस कैटलिस्ट सही है, 500 केल्विन टेम्परेचर ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर 4 बार दे दिया है, इसलिए ये ऑप्शन आपको यहाँ पर गलत हो गया। अगला देखते हैं प्लैटिनम रोडियम गैस कैटलिस्ट ओके, 500 केल्विन टेम्परेचर ओके, 9 बार प्रेशर, जी हाँ यही मैंने आपको यहाँ पर बताया है, 9 बार का यहाँ पे प्रेशर आप लगाते हैं। तो बी ऑप्शन जो रहेगा वो आपको यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लैटिनम रोडियम गैस कैटलिस्ट 500 केल्विन टेम्परेचर प्लस 9 बार प्रेशर। और जब बी सही हो गया तो बाकी हमें देखने की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं। अगर आप आगे भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ प्लैटिनम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर देखेंगे तो गलत दिया हुआ है, तो ये तो आपका किसी केस में नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कैटलिस्ट तो ठीक दिया हुआ है, लेकिन आपका ये भी ठीक है, लेकिन प्रेशर फिर से गलत दे दिया। तो ए सी डी आपके होंगे नहीं, बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO, N2O, NO2 एंड N2O3। यानी कि अब हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर बताना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो देख लीजिए, चारों का इनफैक्ट चलिए बताता हूँ। देखिए सबसे पहला एक एग्जांपल पहले लेके कर रहा हूँ, जैसे आपका ये मान लीजिए यहाँ पर N2O है, ठीक है। तो अब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ निकालने को पूछेगा। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आप ये जो नाइट्रोजन है इसको मान लीजिए आप X, ओके। अब इसके पास कितने यहाँ पर है नाइट्रोजन, 2, तो ये आपका 2x हो जाएगा। 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, 2x।
और ऑक्सीजन के साथ जो यहाँ पर रहता है स्टेट ऑक्सीजन से वो -2 का होता है। -2 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, O2 माइनस आपने देखा होगा। तो अब यहाँ पर ये हो गया आपका 2x -2, समझ रहे, आराम समझिएगा। 2 नाइट्रोजन है तो 2x हो गया, इसके पास ऑक्सीजन -2 का है तो -2 2x -2, और इसको कर दिया 0 से इक्वेट। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब 2x -2 इक्वल्स टू 0, अब 2x और जैसा कि मैथमेटिक्स सिंपल्स लगा देंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा तो x यहाँ पे जो रहेगा वो +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर N2O की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो +1 की रहेगी। अब इसी तरह सिमिलरली हम बाकियों का भी यहाँ पर निकालते हैं, लेकिन मेरे निकालने से पहले आप लोग एक बार खुद से ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, 1 2 3। उम्मीद है आपने और अपने से ट्राई किया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे और भी निकाल के दिखाता हूँ। अब अगला है यहाँ पे मान लीजिए NO, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही है तो यहाँ पर ये हो जाएगा x, और क्योंकि यहाँ पर -2 है तो ये हो जाएगा x -2, 0 से इक्वेट करेंगे, और जब 2 उधर जाएगा तो x इक्वल्स टू +2, ये आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बन के आ जाएगा। अब अगला देख लीजिए आप NO2 का, यहाँ पे NO2 का कैसे निकलेगा। अब ये देखिए ये यहाँ पर एक x है, ठीक। अब ऑक्सीजन के पास -2 तो रहेगा ही, -2 का चार्ज, ठीक है, और 2 तो यहाँ पर ऑक्सीजन दिए हुए हैं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है 2 × 2। अब देख लीजिए कि मैंने माइनस साइन का यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर -2 का चार्ज है, तो × 2, ये -2 के चार्ज से हमने 2 ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ कितना हो गया ये हो, और 0 से इक्वेट करेंगे तो ये x -4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। उधर ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू +4, ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट NO2 का यहाँ पर निकल कर आएगा। x यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए हो गया है, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 2 टाइम्स इसके चार्ज से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाइट्रोजन के पास एक ही चार्ज है, प्लस एक ही 1 का ही चार्ज है, इसलिए हम इसको यहाँ पर 1 ही लेके कंसिडर करके चल रहे हैं। अब आखिरी जो है वो है आपका N2O3। अब N2O3 में देख लीजिए 2 नाइट्रोजन है तो 2x, अब क्योंकि -2 का चार्ज है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 6, सो x इक्वल्स टू 6/2, काटेंगे तो x इक्वल्स टू +3 का आपको चार्ज देखने को मिल जाएगा। और हमें यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि हमें यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर इसका बताना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पर +1 +2 +4 +3, तो कैसे यहाँ पर लिखेंगे हम इसको। N2O आपका इधर हो जाएगा, ये सबसे छोटा रहेगा, मैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के दिखा रहा हूँ। फिर आपका +2 वाला आएगा यानी कि NO, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं +3 का या +4 का, तो N2O3 पहले आएगा और लास्ट में आपका यहाँ पर NO2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्डर आपका यहाँ पर बनकर आएगा। अब यही ऑर्डर आए थे इसका सही होगा, या तो अगर इसको डिक्रीजिंग में अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पर NO2 सबसे बड़ा हो जाएगा, इधर आपका N2O3 आ जाएगा, ये आपका NO और ये आपका N2O। ये नहीं दोनों में से कोई एक ऑर्डर आपका यहाँ पे सही होगा। ऑप्शंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए चलिए चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में क्या पूछा है कि दिया कि NO2 N2O3 N2O NO, यानी कि यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे तो NO का तो यहाँ पर +2 का आ रहा है, यहाँ +1 का आ रहा है, यहाँ +3 का आ रहा है और यहाँ पर +4 का आ रहा है। तो भैया ये तो कोई ऑर्डर ही नहीं बना कि 4 3 1 2 नहीं, या तो 4 3 2 1 होगा या तो 1 2 3 4 होगा। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर पहले ही गलत हो गया। अब अगला चेक करते हैं। N2O इसके पास है यहाँ पर +1 का, ओके। अरे यार यहाँ पे +3 दे दिया, यहाँ पर +2 दे दिया, अरे सॉरी, ये आपका +4 हो जाएगा और ये आपका +2 हो जाएगा ना भैया, ये भी तो कोई ऑर्डर होगा नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया वो N2O +1 का चार्ज, NO +2 का चार्ज, ओके, N2O3 ओके +3 का चार्ज और लास्ट में +4 का चार्ज। हाँ, तो C ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार हम लोग लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए +3 का चार्ज, ओके, +4 का, ठीक है, और यहाँ पर आपको दे दिया +1 और +2 ना भैया, तो डी भी आपका गलत हो गया। तो इस हिसाब से सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप स्टार मार्क पहले कर लीजिए। और ये सवाल आई थिंक जेई मेंस में ही आया हुआ सवाल है, और आई थिंक ये 2018 या 19 का शायद ये सवाल है।
ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मजा जरूर आया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो बड़े कंपाउंड्स के लिए भी आप यहाँ पर ऐसे ही बहुत आराम से ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन फिर समझिए तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छे से। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम फिर से नहीं होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो एलोट्रॉपी। यानी कि ग्रुप 15 में ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जो एलोट्रॉपिक बिहेवियर शो नहीं करता है। सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा होता है ग्रुप 15 में जो एलोट्रॉपिक बिहेवियर शो नहीं करता है, और वो आपके ऑप्शंस के हिसाब से ए ऑप्शन यानी कि नाइट्रोजन शो नहीं करता है। ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब इसका मेन रीजन क्या रहता है कि एलोट्रॉपिक बिहेवियर तब देखने को मिलता है जब सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंस हो, सिंगल बॉन्ड जब इन्वॉल्व हो केस में। और जो नाइट्रोजन के बीच में हम ज़्यादातर ट्रिपल बॉन्ड ही देखते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो वहाँ पे बॉन्डिंग काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। यहाँ पर वीक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर दो नाइट्रोजन के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो काफ़ी कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से इसकी एक जो एबिलिटी रहती है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाने की, यानी कि पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ये ढेर सारे फिर नहीं बना सकता है। तो एक स्ट्रक्चर से ज़्यादा ये बना ही नहीं पाएगा, एक ही बना पाएगा, जिसकी वजह से ये फिर आगे पॉलीमरिज्म शो नहीं कर पाएगा सही से। इसलिए यहाँ रीज़न क्या, इसीलिए यही रीज़न होता है इसकी स्ट्रॉन्ग वीक बॉन्डिंग का। अगर यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो ये बहुत अच्छे से पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बना सकता है, लेकिन फिर उस केस में क्या होगा, एलोट्रॉपी वहाँ पे फिर कोई इफेक्ट उसका वहाँ पे नहीं रहेगा। इसलिए नाइट्रोजन एक ही ऐसा कंपाउंड होता है जो एलोट्रॉपी शो नहीं कर सकता है सिंगल बॉन्ड के साथ, क्योंकि ये वीक होता है और एलोट्रॉपिक बिहेवियर सिंगल बॉन्ड के साथ ही दिखाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसके बारे में और आपको डीप में जाना है तो आप अपनी एनसीईआरटी और अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी में आपको पूरे अच्छे से दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चंस करने का तरीका समझिए। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर क्या पूछा है, elements of group 15 form compounds in +5 oxidation state. However, bismuth can form only one characteristic compound in +5 oxidation state. The compound is, यानी कि ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये हमने अभी तक देखा था। और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ वो कई सारे कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन इनका जो एक एलिमेंट होता है जो कि मेटल होता है बिस्मुथ, ये सिर्फ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ सिर्फ एक ही बढ़िया कैरेक्टराइज्ड कंपाउंड बना सकता है, और हमें उसी कंपाउंड का नाम बताना है। और जो कैरेक्टराइज्ड कंपाउंड बिस्मुथ बनाता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, वो होता है आपका BF5, यानी कि इसी को हम कहते हैं इकलौता ऐसा कंपाउंड जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मुथ के साथ एक कैरेक्टराइज्ड कंपाउंड बनाता है। BIF5 ही आपका यहाँ पर सही होगा। ऑप्शंस में देखेंगे तो C यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये A, B, D ऐसा है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। अब इसके पीछे का मेन जो रीज़न होता है वो ये होता है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपका होता है, ये जब डाउन द ग्रुप जाता है, जैसे कि यहाँ पे जो ग्रुप रहता है वो ऐसा रहता है ना ग्रुप 15 में NP, AS, SB, BI। तो जब आप नीचे जाते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो ये जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका होता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी जो स्टेबिलिटी रहती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाती है। स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी कि जब भी डाउन द ग्रुप आते हैं ग्रुप 15 में तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी रहती है वो डाउन द ग्रुप गिरने लगती है, और जो +3 होता है एंड -3 होता है वो यहाँ पर इंक्रीज होने लगता है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इनकी स्टेबिलिटी। इसीलिए आपने देखा होगा कि बिस्मुथ जो रहता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में काफ़ी कंपाउंड्स बना लेता है, लेकिन +5 में क्यों नहीं बना पाता है, क्योंकि +5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाती है और अप द ग्रुप ये इंक्रीज रहती है। और नाइट्रोजन जैसे आपने देखा होगा N2O5 आपका एक बहुत ही नामी कंपाउंड है। अब BiF5 ही क्यों,
BiF5 क्यों? ऐसा इसलिए फ्लोरीन के साथ ही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए बना पाता है क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और साइज छोटी होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हाई रहती है कि डाउन द ग्रुप आने के बावजूद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी मेंटेन रहती है जब ये बिस्मुथ के साथ कंपाउंड बनाता है BiF5। इसलिए BiF5 ही इकलौता ऐसा कंपाउंड है जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मुथ उसके साथ बनाता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला बिस्मुथ का इकलौता कंपाउंड BiF5 और कोई आपका यहाँ पर नहीं होता है। उम्मीद आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हुई। समझने के लिए आप चाहें तो एक बार और बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं हमारा असर्शन रीजन का सवाल है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला असर्शन क्या रहा है? द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ +3 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जी हाँ, अभी पिछला ही क्वेश्चन आपने देखा होगा, पिछले ही क्वेश्चन में मैं अभी आपको बताया था कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी रहती है जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है वो डाउन द ग्रुप जाते जाते इंक्रीज कर जाता है। इसलिए असर्शन जो यहाँ पे आपका कहा गया है वो आपका बिल्कुल सही है। अब रीजन यहां पे देखते हैं क्या? इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट विच इज मोर इफेक्टिव इन हैवियर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक। बिल्कुल, ये यहां पर रीजन भी आपका यहां पे सही है और इस एक्सप्लेनेशन यानी असर्शन को समझा भी रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है उसके इंक्रीज और डिक्रीज करने की जो चांसेस रहते हैं वो डिपेंड करते हैं उसके इनर्ट पेयर इफेक्ट पे कि कैसा उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट जो आपका होता है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है उन एलिमेंट्स में पी ब्लॉक के जो डाउन द ग्रुप होते हैं। डाउन द ग्रुप यानी हैवियर, जो मेटल हो, जिनकी साइज बड़ी हो, और साइज बड़ी है तो वो तो हैवी होंगे ही, और अगर हैवी हैं तो उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट काफ़ी बढ़िया और इफेक्टिव तरीके का देखने को हमें मिलता है। इसलिए रीज़न जो यहाँ पे कहा गया है इस असर्शन के लिए वो भी आपका बिल्कुल सही है। तो असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का है। तो अब इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। देख सकते हैं असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा और ए सही है तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कौन सा है? क्या पूछ रहा है? अल्फा एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस आर ऑब्टेन्ड रिस्पेक्टिवली बाय हीटिंग। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि अल्फा और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस को हम किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। तो जो आपका याद रखिएगा, जो आपका अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस होता है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस जो आपका होता है ये जब आप रेड फॉस्फोरस को हीट करते हैं, रेड फॉस्फोरस को हीट करते हैं, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस इज बीइंग हीटेड एट 803 केल्विन टेम्परेचर। 803 केल्विन का टेम्परेचर यहाँ पे लगता है, 803 केल्विन टेम्परेचर इन अ सील्ड ट्यूब। यानी कि आप इसको एक पैक्ड ट्यूब के अंदर आप इस रेड फॉस्फोरस को हीट करते हैं 803 केल्विन टेम्परेचर पे, तब जाके आपको अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस आपको वहाँ पर ऑब्टेन होके मिलता है। और जो आपका दूसरा होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस जो आपका होता है, यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस ये तब होता है जब आप हीट करते हैं, हीटिंग वाइट फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस जो आपका रहता है, याद रखिएगा फॉस्फोरस हमेशा अपने एलोट्रोपिक फॉर्म्स में ही मौजूद रहता है। तो शुरुआत उसकी होती है हमेशा वाइट फॉस्फोरस से, फिर वो आगे जाकर रेड बनता है, फिर ब्लैक बनता है। इसमें अल्फा और बीटा आते हैं, और लेकिन अल्फा और बीटा की जो फॉर्मेशन होती है वो थोड़ी अलग तरीके से होती है। तो यहाँ पे बीटा के लिए आप वाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं, टेम्परेचर आप देते हैं यहाँ पर 473 केल्विन का, ठीक है, हीटिंग वाइट फॉस्फोरस एट 473 केल्विन। जब आप ये काम करते हैं, और इसको भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन पैक्ड ट्यूब में ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पैक्ड ट्यूब के अंदर ही एक तरीके से कह सकते हैं
ये हीट करते हैं वाइट फॉस्फोरस को 473 केल्विन टेम्परेचर पे, तब जाके आपको बीटा ब्लैक फॉस्फोरस वहाँ पे मिलता है। फॉस्फोरस के जितने भी फॉर्म्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पर हैं, उनसे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस आप जब वाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं 473 केल्विन पे, तब आपको बीटा मिलता है, और जब रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं तब आपको अल्फा मिल जाता है। अब यहीं पे देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि अल्फा एंड बीटा और ऑब्टेन रिस्पेक्टिवली, यानी कि अल्फा पहले रेड होगा और फिर बीटा जो है वो व्हाइट होगा। तो रेड एंड व्हाइट फॉस्फोरस, रेड एंड व्हाइट अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने आपको कराए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। अगला जो लेक्चर हमारा रहेगा वो पी ब्लॉक के ही ग्रुप 16 एलिमेंट्स पे रहेगा। वहाँ पे ग्रुप 16 एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको वहाँ पे कराऊंगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए जिनको इसकी नीड है। तो अब हम इसी के साथ विदा लेते हैं इस वीडियो से। आप अपना ख्याल रखिए, चलता हूँ तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।